नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। स्वागत है आप सभी का फायदेमंद फंड्स में। नए साल में बाजार ने ऐतिहासिक मुकाम बनाए। सेंसेक्स 50,000 के माइलस्टोन को छूने में कामयाब रहा है। अब ऐसे में बड़ा कॉर्पस जुटाने के लिए इक्विटी से बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है। और आज हम लेंगे एक साल पहले शुरू किए गए फंड और इन्वेस्टमेंट का रिव्यू और शानदार फंड पर करेंगे चर्चा, और साथ ही आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन फंड मैनेजर से भी। लेकिन शो की शुरुआत करेंगे हमारे नियम के साथ, जो कि हम हर हफ्ते करते हैं। हम सबसे पहले एक पोर्टफोलियो देखते हैं, और आज बारी है इंडिविजुअल यानी यंग इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो की, जिनको हमने एक साल पहले एक पोर्टफोलियो सुझाया था। उनके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस का जायजा लेने का आज समय है। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं इस यंग इंडिविजुअल नीतीश से। तो क्लियरली, जैसे मैंने पहले कहा, ठीक एक साल पहले हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू करवाई थी नीतीश से। और जैसा कि अब हम आपको पोर्टफोलियो में भी बताएंगे, 30% तक का रिटर्न जो है वो इनके पोर्टफोलियो में कमाकर हमें दिखाई दे रहा है आता हुआ। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि ये यंग इंडिविजुअल है और इनके जो लक्ष्य हैं वो था जिम खोलने का। इनका बहुत बड़ा सपना है, जिसके लिए ये निवेश जो है वो कर रहे हैं। फंड्स आपकी स्क्रीन पे हमने फ्लैश कर दिए हैं पोर्टफोलियो की डिटेल्स के साथ, जहां पे क्लियरली यूटीआई इक्विटी है इनके पोर्टफोलियो में, एक्सिस ब्लू चिप है, MOSL मिड कैप 30 है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है। तमाम फंड्स में आप देख सकते हैं किस तरह से बेहतरीन रिटर्न इनको जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार का एक डिप जहां पर इन्होंने अपनी SIP रोकी नहीं, करते रहे, और उसके बाद जो बाजार में तेजी आई है उसका रिटर्न कितना मिला है वो इनके कमाई से साफ साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यूटीआई इक्विटी में आप देख सकते हैं 38%, 38.5% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद अगला फंड आप देखिए यहाँ पे, एक्सिस ब्लू चिप 27.63% का रिटर्न, MOSL मिड कैप 30 25.95% रिटर्न, और उसके बाद एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो टैक्स बचाने के लिए इन्होंने शामिल किया था, उसमें आप देख सकते हैं 28% के आसपास का रिटर्न है। कुल मिला के हमने देखा कि 30%, 30% के आसपास का रिटर्न इनको इस पोर्टफोलियो में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के सार यही है कि बाजार में गिरावट से तो मायूसी होती ही है, निराशा होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने निवेश में बरकरार रहें, अपने निवेश में डिसिप्लिन मेंटेन करते रहें, अनुशासित रहें, तो उसका बढ़िया रिटर्न आपको अपने पोर्टफोलियो में कमाई के तौर पर दिखाई देता है। लेकिन चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, और अब बारी आती है आज के फंड मैनेजर से आपको मिलवाने की। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड इक्विटी के पंकज टिब्रेवाल, जो कि सीनियर VP और फंड मैनेजर हैं। स्वागत है आपका पंकज जी फायदेमंद फंड की इस खास पेशकश में। आपसे हम सवाल पूछे उससे पहले थोड़ा सा दर्शकों को रूबरू करवा दें आपसे। पंकज टिब्रेवाल जी यूके के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से MBA फाइनेंस की पढ़ाई इन्होंने की है। कोटक से पहले ये प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड मैनेजर रह चुके हैं। कोटक स्मॉल कैप और इसके साथ साथ कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है ये हैंडल कर रहे हैं अगस्त 2015 से। तमाम फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। और पंकज जी, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका फायदेमंद फंड से। और पहला सवाल क्लियरली आपके फंड को लेकर होगा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी को लेकर होगा, जो कि एक मोटे तौर पे हम सब जानते हैं कि एक मिड कैप कैटेगरी का ही फंड है। लेकिन अगर मैं इस कैटेगरी के बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूं, तो पिछले साल हमने देखा कि अप्रैल के आखिर से इस कैटेगरी ने खासा जोर पकड़ा है, जो कि निवेशक इस कैटेगरी से जिन्होंने घाटा फेस किया है, जो परेशान हुए हैं, वो तो निकल गए होंगे। उन्हें उसके बाद 38 या 40% का रिटर्न जो मिला है इस कैटेगरी से, जो दिया है इस कैटेगरी ने, उसकी बढ़त को देख के मलाल तो हुआ ही होगा। लेकिन पंकज जी, कुछ ऐसे भी निवेशक हैं जो मुनाफा देखते ही निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो घाटा काफी देख चुके हैं, स्पेसिफिकली मिड कैप कैटेगरी में। आप इन निवेशकों को क्या कहेंगे? क्या उन्हें रुकना चाहिए? क्या आप मानेंगे कि गिरावट का लंबा दौर जो इस कैटेगरी ने देखा है वो खत्म हो चुका है? 2021 मिड कैप के नाम होगा? नमस्कार कविता जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है।
अगर आप देखें तो 2018 से 2000 ऑलमोस्ट 20 तक ये कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी ने पूरे मार्केट को अंडर परफॉर्म किया। और निफ्टी में हमने जो बढ़ोतरी देखी वो कई खाली चुंदा गिने चुने स्टॉक के कारण ही, 10-12 स्टॉक के कारण ही निफ्टी ऊपर गया। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट था उसमें काफी हद तक पेन रहा और ये दोनों सेगमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अंडर परफॉर्म किए। लेकिन पेंडेमिक एक आशीर्वाद के रूप में आया कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। और अगर हम दूसरी तिमाही के नतीजे, जब जो सितंबर क्वार्टर था, तिमाही था, उसके नतीजे देखें तो कॉर्पोरेट इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया जो किसी ने भी अप्रैल मई में नहीं सोचा था। और अगर नेक्स्ट ईयर हमारा व्यू है कि जीडीपी नॉर्मलाइज्ड होगा, कि कोई लॉकडाउन नहीं है और एक हम 8 से 10% जीडीपी ग्रोथ की तरफ अग्रसर करेंगे, तो ब्रॉडर मार्केट और स्पेशली मिड कैप सेगमेंट बहुत बेहतरीन करना चाहिए। अगर हम 6 महीना पहले रिवाइंड करें तो कई कंपनियां बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही थी और हमने मार्केट में जाके कॉल दिया कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में ओवरवेट होना चाहिए। वो कॉल आज भी कायम है। ओवरऑल हम बोल रहे हैं आपको न्यूट्रल होना चाहिए इक्विटी में वैल्यूएशन देखते हुए, बट उसके अंदर मिड कैप सेगमेंट में आज के दिन आज भी हमें अट्रैक्टिवनेस दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आपके दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि अगर आप आज निवेश कर रहे हैं तो मिनिमम 2 से 3 इयर्स का होराइजन लेके चले। उसके कम से इस सेगमेंट में निवेश ना करें क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है और आपको कभी ना कभी ये एक सेल्फ डाउट क्रिएट करते रहेगी कि हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। लेकिन ब्रॉडर मार्केट हम देखते हैं तो आज भी अट्रैक्टिव है और कॉर्पोरेट इंडिया काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया जो सेकेंड तिमाही में। अर्ली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तीसरी तिमाही के, वो भी बहुत एनकरेजिंग है और हमें लगता है आने वाले समय में ये सेगमेंट आपको काफी बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगा, जो लास्ट साइकिल्स में हमने पहले भी देखा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए निवेशकों को थोड़ा सा धीरज रखना होगा और नजरिया अपना लंबा रखना होगा। लेकिन एक फंड मैनेजर के तौर पर मुझे आपसे सवाल पूछना है, आप मिड कैप के साथ साथ स्मॉल कैप फंड को भी संभालते हैं, लेकिन अगर फोकस करें हम केवल मिड कैप की और इस फंड की ही, तो टर्नओवर रेशियो लगभग 19% के आसपास है। आप हमें अपने मिड कैप फंड की स्ट्रैटेजी बताएं जो थी, कोविड के बाद आपने बदली है, क्योंकि स्टॉक पिकिंग करने के लिए आपकी रिसर्च एनालिसिस बहुत मायने रखती है, खासतौर से इस तरह के दौर में जहां पर इकोनॉमी एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है। कॉर्पोरेट इंडिया को कई सारी दिक्कतें हैं जिसको सुलझाया जा रहा है, लेकिन अभी भी वो रास्ता लंबा है। हमें ये बताएं कि इस करंट माहौल में किस तरह से आपकी स्टॉक पिकिंग की रणनीति रही है। कविता जी, अगर आप फंड को देखें तो 10 साल पहले ये फंड कुछ 50-55 करोड़ का फंड होता था और आज बड़ी मेहनत से ये फंड को हमने एज अ टीम 9,000 करोड़ के ऊपर स्केल अप किया है। और पूरा कोशिश यही रहा है कि हम उन स्मॉल और मिड कैप कंपनियों पर फोकस करें जो आगे चल के लार्ज कैप और मेगा कैप बने। और हमने देखा है कि हर कंपनी जो आज लार्ज कैप है, कभी ना कभी वो मिड कैप या स्मॉल कैप होती थी और धीरे धीरे जैसे जैसे अर्निंग्स ग्रो की और मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूट किया, वो कंपनियां बड़ी हुई। तो हमारा प्रयास यही है कि उन कंपनियों पर फोकस करें और यहाँ हम गोरिल्ला टू किंग कॉन्ग की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, जहाँ हमें नहीं पता कि कौन सी कंपनी 5 साल बाद बड़ी बनेगी, तो हम 40 से 50 गोरिल्लास को अपने पोर्टफोलियो में डालने की कोशिश करते हैं एक डाइवर्सिफाइड नेचर से और एक वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं वेल डिसिप्लिन्ड वे में, जहां पर हमें रिसर्च काफी अच्छा रहे। और हमारा प्रयास ये है कि इनमें से कोई ना कोई गोरिल्ला किंग कॉन्ग बनेगा। इसका मतलब मेगा कैप या लार्ज कैप में कन्वर्ट होगा और वहां सभी निवेशकों को रिटर्न बनेगा। लेकिन बोलना बहुत आसान है, करना डिफिकल्ट है और हमारा प्रयास ये रहता है कि इसमें हम 4-5 चीजें देखें। पहली जो कंपनी को हम सिलेक्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है। क्या वो बड़े ओशन में एक छोटी मछली है या छोटे से तालाब में एक बड़ी मछली है। इसका मतलब उनके लिए आने वाले सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो वो ग्रो कर पाएंगी आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल। सेकेंड चीज हम देखते हैं कि वो अगर 100 रुपया धंधे में बिजनेस में लगा रही है
तो वो मैनेजमेंट उस 100 रुपए पर कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, 15, 16, 17, 18। और जो भी कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हम मान के चलते हैं इंडिया में 11-12% है, उससे ज्यादा अगर रिटर्न जनरेट करे अपने निवेश किए हुए कैपिटल पर, तो वो बहुत बेहतरीन कंपनी होती है सालाना आने वाले टाइम पर भी। तीसरी चीज हम देखते हैं कि लोग सब जन प्रॉफिट एंड लॉस और अकाउंटिंग प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। हम एज अ हाउस बैलेंस शीट और कैश फ्लो पर फोकस करते हैं कि अगर कोई कंपनी का बैलेंस शीट और कैश फ्लो अच्छा है तो आने वाले टाइम पर वो कंपनी अपने आप स्ट्रॉन्ग खड़ी हो जाएगी। तो अब ऐसे में ये तो आपने फैक्टर्स बताए सिलेक्ट करने के, लेकिन एग्जिट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी? क्योंकि देखिए एक दौर था जहां इस सेक्टर ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है और उसके बाद हमने देखा कि कोविड की मार पड़ गई। ऐसे में मिड कैप कंपनियां किस हद तक आपको लगता है कि आने वाले समय में अपने आप को संभाल पाएंगी, जिससे एक फंड मैनेजर को यह भरोसा हो कि ये स्टॉक चलेगा और मुनाफा देगा मेरे निवेशक को? एग्जिट स्ट्रैटेजी आप अभी कैसे बना रहे हैं? एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले कविता जी एक छोटा सा डेटा देना चाहता हूँ। हर निवेशक ये सोचता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप मतलब स्मॉल छोटी कंपनी है, बट ये जनरली सत्य नहीं है। अगर आज आप 101 नंबर मार्केट कैप कंपनी से, जो सेबी डिफाइंड जहां से मिड कैप स्टार्ट होती है, और हम 550 रैंक कंपनी में जाएं, इसका मतलब 450 कंपनियों का यूनिवर्स, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इनमें से 200 से ज्यादा कंपनियां अपने सेक्टर के लीडर हैं, चाहे वो स्मॉल कैप में हो या मिड कैप में हो। तो अगर कोई टाइल कंपनी है, हो सकता है वो लीडर है अपने सेक्टर की, लेकिन उसे मिड कैप, क्योंकि मार्केट कैप छोटा है तो उसे मिड कैप क्लासिफाई किया है। हो सकता है कोई प्लाईवुड कंपनी हो जो अपने सेक्टर का लीडर हो, लेकिन वो स्मॉल कैप क्लासिफाई किया गया हो। तो बोलने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि ये मत समझिए कि मिड कैप स्मॉल कैप मतलब वो अपने सेक्टर के लीडर नहीं है। तो हमारा प्रेफरेंस ये है कि उन सेक्टर के लीडर से जुड़ो। और अगर आप डेटा देखें, ये 200 कंपनियों में आप इक्वल वेटेड अगर अपना पोर्टफोलियो बनाते 2010 में और 2020 में, वो 100 रुपया आज 1000 रुपया है। डिस्पाइट ऑफ 10 साल में जितना टर्मोइल ऊपर नीचे हमने वोलेटिलिटी देखी, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी वो कंपनियों को ढूंढे जो अपने सेक्टर लीडर्स हैं, और आगे चल के जैसे जैसे सेक्टर में ग्रोथ आएगा उन्हें मार्केट शेयर मिलता रहेगा। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अगर एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी 2-3 एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। पहला, हम कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बैलेंस शीट कैश फ्लो इशू पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जहां भी हमें लगता है थोड़ा डाउट या कोई भी इंडिकेशन आता है कि यहाँ ठीक काम नहीं हो रहा है, हम वहां से निकल जाते हैं। सेकेंड, जहां पर हमें लगता है वैल्यूएशन बहुत महंगी हो रही है और वो जस्टिफाई नहीं कर सकते आप ग्रोथ रेट से भी, तो हम उसको रिवैल्यूएट करते हैं। और थर्ड, कोई जगह लगता है कि डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ी आने वाली है और ये कंपनी आज तो अच्छा कर रही है लेकिन आने 3 साल 5 साल में इसके बिजनेस मॉडल पर डाउट होगा, वहां पर हमको वापस रिवैल्यूएट अपने पोजीशन पर करना पड़ता है। तो 3-4 चीजें हैं जहां पर हम अपने पोजीशंस को रिवैल्यूएट रोज के दौर में करते रहते हैं। और आपको पता है मार्केट डायनामिक्स रहता है, तो रिवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। चलिए, संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे आपसे अभी, 2021 में आपके मुताबिक कौन कौन से सेक्टर्स कमाल कर सकते हैं, किन में आपका फोकस रहेगा? करंट पोर्टफोलियो अगर आपका देखें तो इसमें केमिकल्स, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर पे ज्यादा तवज्जो है, जिसमें से केमिकल्स और इंजीनियरिंग जो है लीड कर रहे हैं आपके एक्सपोजर को। इसके पीछे भी वजह मुझे बताइए क्या है? तो 3 थीम्स जो हमें लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 2-3 साल में काफी अच्छा कर सकते हैं। एक है ये पूरी आत्मनिर्भर भारत, चाइना प्लस स्ट्रैटेजी, मैन्युफैक्चरिंग थीम, और ये एक्चुअली ग्राउंड में चेंज हो रहा है। कई सेक्टर्स में जब हम बात कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल हो या पेंट कंपनियां हो, हर कंपनी ये बोल रही है कि चाइना से जो इंपोर्ट था वो कम हो गया है और हर एंटरप्रेन्योर PLI के द्वारा या चाइना प्लस स्ट्रैटेजी के द्वारा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है। सेकंड, अगर आप थीम बात करें तो बिग गेटिंग बिगर, इसका मतलब जो भी सेक्टर लीडर्स हैं अपने स्पेस में वो और बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज से मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज की तरफ मूव हो रहा है। तो ये एक सेकंड बड़ी थीम है। इसमें आपके केमिकल्स, होम बिल्डिंग इंप्रूवमेंट कंपनियां जो कि टाइल, प्लाईवुड, पाइप्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल सब आ जाएंगी।
ये कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं। थर्ड अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर हमें लगता है जो वर्स्ट टाइम था एनपीए साइकिल का वो हमारे पीछे है, जी और आने वाले नेक्स्ट 12 से 24 महीने में जी बैंकों का पोजीशन काफी स्ट्रांग रहेगा और ओके ग्रोथ पर वो फोकस करेंगे। फोर्थ हमें लगता है कि केमिकल कंपनियां, इंजीनियरिंग कंपनियां एज यू राइटली सेड काफी अच्छा करेंगी, बट ये कहीं ना कहीं या तो आत्मनिर्भर भारत थीम में या मैन्युफैक्चरिंग थीम में फिट होंगी। तो ऑलराइट ब्रॉडली अगर आप देखें तो हमारा पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है जी और रिस्क को हम काफी इम्पोर्टेंस दे के आगे बढ़ते हैं। ओके और इस सेगमेंट में कविता जी एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि गलतियां कम हो। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम पिच पर लंबे समय तक डटे रहें। आपने देखा इंडिया एडिलेड में हारने के बाद सिडनी में जब गया जी तो लास्ट में वो डटे रहे पिच पर और बिल्कुल ड्रॉ की तरफ अपने मैच को ले गए। हाँ तो वही हमारा प्रयास रहता है कि रोज आपको पिच पर जाके छक्के और चौके मारने की जरूरत नहीं है। इस सेगमेंट में जितना गलतियां आप कम करोगे, आपको आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि कितने अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। बिल्कुल चलिए तो यहाँ पे दृढ़ निश्चय फंड मैनेजर का और मुनाफा निवेशकों का, मेरे ख्याल से यही बात निकल कर आती है। और जहां तक इन्वेस्टर टेक अवे की बात है, यही बात समझ में आती है हमें कि मिड कैप फंड्स क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, अपने पोर्टफोलियो में आप लंबे नजरिए के साथ रखें उनको और जितना हो सके एक लक्ष्य से बांधे, तब आपका मुनाफा ज्यादा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी समय निकालकर धन्यवाद। आज इस पेशकश का धन्यवाद हिस्सा कविता जी। होने के लिए। धन्यवाद। और फायदेमंद फंड में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे फिरोज अजीज, जो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. फिरोज, आपको आवाज आ रही है?
फायदेमंद फंड में देंगे आपके सवालों के जवाब और मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे अनुज भाटिया के सवाल के साथ और इनका मौजूदा निवेश जो है वो कुछ फंड्स में है, केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज और SBI ब्लू चिप। इसके अलावा ये 5,000 रुपए और निवेश करना चाहते हैं। 15,000 की टोटल ये अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिरोज, बताएं संक्षेप में कि अब इनको नया फंड कौन सा जोड़ना चाहिए और क्या मौजूदा फंड्स में बने रहें या उसमें से निकल जाएं? कविता जी, ये दोनों स्कीम्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंटेम्प्रेरी नहीं है। मेरे हिसाब से इनको ओवरऑल पोर्टफोलियो को रीलुक करना चाहिए और टोटल पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। 5-6 स्कीम्स बता देता हूँ अनुजा मैडम को। एक होगी DSP मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। ये दोनों मिड कैप स्कीम्स हैं, दोनों डिफरेंट बिहेव करते हैं तो बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। एक्सिस ब्लू चिप, मिरा एसेट लार्ज कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। ये अगर 6 स्कीमें का एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। इनके पास 15,000 रुपए ऑलरेडी निवेश कर रही है। 5-10 हजार रुपए अगर आप ज्यादा निवेश कर सकती हैं अनुजा मैडम, तो इसका आप पोर्टफोलियो बनाएं और इक्वल वेटेजेस का 6 फंड बास्केट क्रिएट कीजिए। 180 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएंगे। 60% लार्ज कैप एक्सपोजर मिलेगा आपको इन स्कीम के माध्यम से। ऑलराइट, अगला सवाल श्रीराम साहू का। इन्हें अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं फिरोज, और SBI मैग्नम मल्टी कैप ये कंसिडर कर रहे हैं निवेश की शुरुआत करने के लिए। 1,000 रुपए का अमाउंट है, 15 साल का टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का। बताएं ये फंड कंसिडर करें या किसी और से शुरुआत करें निवेश की? देखिए, इनको अगर ये 1,000 रुपीज अगर इस स्कीम में निवेश करेंगे, अगर 12% की उम्मीद करते हैं तो क्लोज टू 5 लाख इकट्ठा होगा। क्योंकि एजुकेशन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल मैच्योरिटी अमाउंट का एक अंदाजा मिले इनको। SBI मल्टी कैप स्कीम एक अच्छी स्कीम है और एक स्कीम में जोड़े ताकि 5 लाख रुपए कम ना पड़ जाए। तो केनरा रोबेको डाइवर्सिफाइड इक्विटी एक अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम होगी SBI मल्टी कैप के साथ। SBI मल्टी कैप की खासियत यह है कि 2-3-4 एनालिस्ट मिलके इस स्कीम को चलाते हैं और फंड मैनेजर जरूर है, बट एनालिस्ट की काफी डाइवर्स एक्सपोजर मिलता है इनको। ऑलराइट फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल के तमाम सवालों के जवाब देने का। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन याद रहे सोमवार को, बुधवार को 4:30 बजे शाम को हम मिलते हैं ऑनलाइन, यानी हमारे ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर, जहां पर हम देते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब फिरोज अजीज के साथ। तो मुझे फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.